हेलो एवरीवन, हाउ इज एवरीवन डूइंग? कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड, कीपिंग सेफ एंड स्टडिंग रियली हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस। कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशंस? लेट मी नो इन द कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि कैसी जा रही है आप सबकी प्रिपरेशंस अपने अपकमिंग सीएमए एग्जामिनेशंस के लिए। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है। वेलकम टू टुडेज रिवीजन सेशन। एंड आज के रिवीजन सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपको रिवाइज कराने के लिए आपके सीएमए फाइनल्स ग्रुप 4 पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का चैप्टर नंबर 3 एज पर योर न्यू स्टडी मटेरियल, दैट इज ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑडिटर, द प्रोफेशनल एथिक्स कोड्स एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग। इफ आई टॉक अबाउट दिस चैप्टर, मैं काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी मुझे व्हाट्सएप पे भी, तो मैंने सोचा कि वैसे तो मैं अपने हर रिवीजन लेक्चर में ये चीज़ बताती हूँ, बट आज मैं स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बता रही हूँ कि ये सारे के सारे नोट्स जिनसे भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये हर चीज़ एज पर द न्यू स्टडी मटेरियल, एज पर द न्यू सीएमए सिलेबस 2022 है। एंड पहले ये पेपर नंबर 19 होता था, अब ये पेपर नंबर 17 हो गया है। तो ये सारे नोट्स एंड जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो भी आपकी लर्निंग हो रही है, एवरीथिंग इज एज पर द न्यू सिलेबस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड यस, अब फटाफट से ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फटाफट से ही रिवाइज करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मार्क्स दैट इट होल्ड्स इन द एग्जामिनेशंस, देन एज पर द पास्ट ट्रेंड्स इट्स नेवर कंफर्म, इट्स नेवर फिक्स्ड, बट हम देखा जाए तो ये 6 to 8 मार्क्स का यहाँ से हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ मिलता रहता है। प्योरली बेसिक थ्योरी चैप्टर है। आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो डे टू डे लाइफ में भी आप कभी भी एक कॉस्ट अकाउंटेंट को करते हुए नहीं देखते हो, या फिर वो क्यों नहीं देखते हो, आपको आज ये सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। इस चैप्टर में बेसिकली एक कॉस्ट ऑडिटर, उसका अपॉइंटमेंट, उसके क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स हैं, क्या उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, हर चीज़ के बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन इफ आई टॉक अबाउट, जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको मैं बताती रहूंगी कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के पुटअप होते हैं। सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑडिटर की डेफिनेशन है। कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है हम सबको पता है, हम सब है कॉस्ट ऑडिटर, सून गोइंग टू बी अ कॉस्ट ऑडिटर, बिकॉज वी विल डेफिनेटली क्लियर आवर एग्जाम्स एंड वी विल बी सर्टिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज सून एज पॉसिबल, राइट? कॉस्ट ऑडिटर वही होता है जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, उसने सारे एग्जाम्स क्लियर करे हुए हो, सीएमए हो, ठीक। ये देखिए, कॉस्ट ऑडिटर मींस अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जो कि प्रैक्टिस में है, जो जिसको कि अपॉइंट किया है बोर्ड ने। हमेशा कॉस्ट ऑडिटर जो है वो बोर्ड अपॉइंट करता है, या फिर अगर आपकी कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैंडेटरी है ऑडिट कमेटी बनाना, तो फिर वो ऑडिट कमेटी अपॉइंट करती है, ठीक। कॉस्ट ऑडिटर की एलिजिबिलिटी और उसकी क्वालिफिकेशंस, ये हमने कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है, कौन एलिजिबल है बनने के लिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होती है, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होती है, इट इज more or less you say it always goes parallel with that of chartered accountant। तो जो हम सेक्शन 141 लॉ का पढ़ते हैं उसके अंदर जितने भी क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस लगती हैं कॉस्ट चार्टेड अकाउंटेंट पे, वही सारी कॉस्ट अकाउंटेंट पे भी लगती हैं। ये आपने लॉ में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। एंड कॉस्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो सेक्शन 148 में है। ये 148 हम अपने चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपका चैप्टर नंबर 1 का भी पूरा रिविजन हो जाएगा, एंड उसी में ये सेक्शन का भी आप रिवाइज कर लोगे। हमारी बेसिकली वन ऑफ द मेजर सेक्शंस है फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट सेक्शन 148, क्योंकि इसी में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंपनीज को, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को जिनके नाम मेंशन है, उनको बोल सकता है विद सर्टिफाइड टर्नओवर लिमिट्स कि आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, एंड कुछ कंपनीज को सर्टिफाई कर सकता है विद सर्टेन लिमिट्स एंड एवरीथिंग कि इन्होंने कॉस्ट ऑडिट अपनी करवानी है, अपने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं। देन वो कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ऑब्वियसली हम ही करेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंसी करेंगे। तो वो हर चीज़ जो है वो सेक्शन 148 में दी है। तो आप चैनल पे एक बार सारी वीडियोस को स्क्रॉल करके, जो चैप्टर नंबर 1 की बेसिक है, इंट्रोडक्टरी वीडियो कह लो आप, या फिर चैप्टर नंबर 1 जो कवर्ड है बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट का, उसके अंदर ये सेक्शन कवर्ड है, आप वहां से भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। एंड नाउ इफ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स बेसिकली क्या होता है? प्रोफेशनल एथिक्स का ये मतलब है कि हम सब बाउंड है एक कोड ऑफ कंडक्ट से। हम सबको एज अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट को, एक पर्टिकुलर बिहेवियर को फॉलो करना होता है, जिससे कि हमारे इंस्टीट्यूट की रिप्रेजेंटेशन होती है। हम किस तरीके से
बिहेव करते हैं प्रोफेशनली एंड हम कौन से एथिक्स को फॉलो करते हैं, कौन से हम रूल्स को, रेगुलेशंस को अपने बिहेवियर में भी वो चीज़ें लाते हैं, वो हर चीज़ जो है डिफाइन करती है। हमारे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन भी उससे डायरेक्टली ही लिंक्ड है। अगर आज के डेट में आप देखोगे कि कोई एक बहुत ही वेल बिहेव्ड इंडिविजुअल है, तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि ओ माय गॉड, देखा वो एक डॉक्टर है या फिर वो एक ये है, तो ये उनके एथिक्स हैं, दे आर बाउंड टू डू दैट। तो वी आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स एंड हमारे पास भी कुछ एथिक्स है। वी आर ऑल्सो बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, टू विच काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स, टू विच काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर वी मस्ट फॉलो। हमें किस तरीके का बिहेवियर फॉलो करना चाहिए, हमारी किस तरीके की बातें होनी चाहिए, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें स्ट्रिक्टली मना की गई है करने के लिए, उन सब चीजों से हम भी बाउंड है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम बाउंड है, और हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी एक बेसिक गाइडलाइंस जो है वो हमारा इंस्टीट्यूट हमें फर्निश करता है, हमें दिखाता है। एंड हमें हमेशा ही उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को अपनी रेपुटेशन के साथ ही इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए अच्छे से ही अपने सारे रूल्स को एंड अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, राइट? चलिए अब एक बार पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। प्रोफेशनल एथिक्स में मेंबर्स जितने भी इंस्टीट्यूट के वो बाउंड हैं बाय अ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के कोड से सब बाउंड है। कोड जो है वो बाइंड करता है, किस चीज के लिए बाइंड करता है? हाईएस्ट ऑफ केयर, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज, क्लाइंट्स, पब्लिक्स एंड फेलो प्रोफेशनल्स। हमारी कैसे ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रूल्स है, प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशंस है, ये बेसिकली हमें क्या करते हैं? ये हमें बाउंड करते हैं कि हमें अपने ही फेलो प्रोफेशनल्स के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें आउटसाइड द वर्ल्ड कैसा एथिकली जो है बिहेव करना चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे पास है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि हमें बताए गए कि हमारा बेसिक बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए एक कॉस्ट अकाउंटेंट का। उसके लिए ये देखिए, ये हमारे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है हमारा इंटेग्रिटी, देन वी हैव द प्रोफेशनल बिहेवियर, देन वी हैव ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी से व्हाट डू वी मीन? इंटेग्रिटी से हमारा मतलब है कि हमें हमेशा ही ऑनेस्ट रहना है, इंटेग्रिटी फॉलो करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी कि हम एक डिसऑनेस्ट बिहेवियर दिखा रहे हैं, या फिर हम बिकॉज हम अगर आज की डेट में किसी के साथ कोई घपला करेंगे, सच नहीं बोलेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे, तो सीधा सीधा बात इंस्टीट्यूट पे आ जाती है कि ओ ये कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसा है, तो पूरी इनकी फ्रेटर्निटी ऐसी है, राइट? तो इसीलिए हमें हमेशा ही ऑनेस्ट रहना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर का ये मतलब है कि हमें हमेशा ही अपने इंस्टीट्यूट की एक प्रोफेशनल रेपुटेशन का ध्यान में रखते हुए हमेशा इस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि हम वी आर कैरिंग द लेगेसी विद अस। हम अपने साथ वो लेगेसी कैरी कर रहे हैं, तो हमें हमेशा ही प्रोफेशनली बिहेव करना है विद द अटमोस्ट वेल मैनर्ड एंड अटमोस्ट प्रोफेशनल बिहेवियर, कीपिंग इन माइंड द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट एज वेल, राइट? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि हमें भी हमेशा ही बहुत ही फेयर रहना चाहिए, ठीक है? हमें हमारा डिसीजन कभी भी किसी भी चीज़ से मैनिपुलेट ना हो, और हम बहुत ही ज़्यादा ही अनबायस्ड हो, बहुत ही फेयर डिसीजंस लेने में हम कामयाब हो, सक्षम हो, एंड हम कभी भी किसी भी तरीके का कोई बायसनेस हमारे अंदर ना हो। कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ हम कॉम्पिटेंट हैं कुछ भी करने में, व्हेन वी से दैट वी आर कॉम्पिटेंट टू डू दिस, दैट बेसिकली मीन्स कि हम वो चीज़ करने के लिए एलिजिबल हैं। हमें वो चीज़ करने के लिए हमारे लॉज ने भी बोला गया है कि हाँ हम ये चीज़ें कर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं लीगली भी, प्रोफेशनली भी। तो कॉम्पिटेंस का मतलब है कि हमें हमेशा वही ड्यूटीज़ निभानी चाहिए, हमें हमेशा वही काम करने चाहिए अपने प्रोफेशनल करियर की पूरी जर्नी में जिसके लिए भी हम कॉम्पिटेंट हैं, हम एलिजिबल हैं, लीगली, प्रोफेशनली, हर तरीके से हम उन चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं। हमें सिर्फ वही काम करने चाहिए, हमें ऐसी किसी भी काम में इंडल्ज नहीं होना चाहिए जो जिसके लिए भी हम कॉम्पिटेंट नहीं है, जिसके लिए भी हम एलिजिबल नहीं है लीगली, प्रोफेशनली, कैसे भी। जैसे कि हम बोलते हैं कि गलत काम करने, तो हमें बेसिकली कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके लिए हम कॉम्पिटेंट नहीं है। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है वो हमें कभी भी किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। हमारे क्लाइंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कुछ भी है, आपने कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इधर से उधर डिस्क्लोज नहीं करनी है। हमेशा जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है आपके क्लाइंट की, वो हमेशा आप तक ही रहनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपने हमेशा ही मेंटेन करके रखनी है। इसको याद करने का आप एक तरीका याद रख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, आप ये चीज़ जो है नोट डाउन कर लो, एंड ये आप हमेशा याद रखोगे, इससे आपको हर चीज़ याद रहेगी, ठीक है? ये है आई सी कॉप।
आई सी कॉप का क्या मतलब है? कॉप इज जनरली एन इंग्लिश वर्ड विच इज यूज्ड फॉर पुलिस मैन, यू कैन से। पुलिस के लिए हम जनरली कॉप वर्ड यूज करते हैं। तो आई सी कॉप, ये वैसे तो लिखा सी है, बट जब हम बोलते हैं तो हम एक तरीके से इस सी को ऐसा भी देख सकते हैं कि हमने देखा, आई सी कॉप, विच मीन्स कि मैंने पुलिस को देखा। तो पुलिस जनरली क्या करती है, आप कोई भी चीज ढंग से रूल्स फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई ट्रैफिक पुलिस भी है तो वो क्या चीज देखेगी कि आप स्पीड लिमिट में हो या नहीं हो, आपने, अगर आप 4 व्हीलर व्हीकल पे हो तो आपने बेल्ट लगाई है या नहीं, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, अगर आप 2 व्हीलर व्हीकल पे हो तो आपने हेलमेट लगाया है या नहीं, आरसी है या नहीं, हर चीज जो है वो चेक करती है। तो मैंने देखा कॉप, तो उससे आप ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ध्यान रख सकते हो। तो ये भी एक तरीके की पुलिस है जो कि आपकी वेरिफिकेशन कर रही है कि क्या आप हर चीज ढंग से फॉलो कर रहे हो या नहीं। अब आई से आपके पास आ गया इंटेग्रिटी, सी से आपके पास आ गया कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरे सी से आ गया आपके पास कॉम्पिटेंस, ओ से आ गया ऑब्जेक्टिविटी एंड पी से आ गया प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये आई सी कॉप से भी आप इन प्रिंसिपल्स को याद रख सकते हो। क्वेश्चन कभी भी पुट अप हो कि आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए अपने पूरी प्रोफेशनल जर्नी में, कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिससे कि इंस्टीट्यूट ने आपको बाइंड किया हुआ है। तो बेसिकली आपने यही प्रिंसिपल्स लिखने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द शेड्यूल्स ऑफ CWA एक्ट। हमारा जो CWA एक्ट है, जो हमारा कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट है, इसमें बेसिकली हमें दो शेड्यूल्स के अंदर सारे के सारे हमें क्या काम नहीं करने हैं, किन किन चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना है, वो दिया हुआ है। दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल एंड द सेकेंड शेड्यूल। अगर मैं इन शेड्यूल्स की आपके साथ बात करूँ तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें कंपैरेटिवली स्मॉलर ऑफेंसेस हैं, विच मीन्स अगर आप कंपेयर करो शेड्यूल 2 में जो जो ऑफेंसेस दिए हुए, मतलब जो जो चीज़ें आपने नहीं करनी है वो ज़्यादा हार्मफुल है और ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं शेड्यूल 2 में एज कम्पेयर टू शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में छोटी मोटी बातें दी हैं जो भी आपने नहीं करनी, कंपैरेटिवली स्मॉलर है। और इसमें जो है थोड़े बिगर ऑफेंसेस हैं शेड्यूल 2 में एज कम्पेयर टू द शेड्यूल 1। आपने इनको सिर्फ रीड करना है, आपने इनको बाय हार्ट ऐसे लर्न नहीं करना, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स हैं एंड हमारे तो वैसे भी हर चीज़ का इतना सिलेबस है, और कौन सा हमें एक ही एग्जाम देना है, हमें तो 4 4 एग्जाम देना है, या फिर हो सकता है कुछ लोग बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उनको तो 8 8 एग्जाम देने हैं। तो हर चीज़ तो लर्न करना पॉसिबल नहीं है बाय हार्ट कि आपको हर चीज़ पॉइंट वाइज सब कुछ लर्न हो जाए। तो आपको इसमें बेसिकली लर्निंग नहीं करनी है, बट आपने हर पॉइंट को थॉरोली रीड करना है। क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा, चलो पढ़ाने से पहले इसी पॉइंट का मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चंस इसमें किस तरीके से पुटअप होते हैं। द क्वेश्चंस दैट गेट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस आर बेसिकली लाइक, ये ऑफेंस हुआ है, अब ये चीज एक कॉस्ट अकाउंटेंट ने करी है, अब आप बताओ कि क्या कॉस्ट अकाउंटेंट ये चीज कर सकता है या नहीं कर सकता। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन ने आपको लिख दिया कि देयर आर फॉलोइंग केसेस गिवन इन बिलो एंड यू हैव टू डिटरमाइन वेदर दीज थिंग्स डन बाय द कॉस्ट ऑडिटर आर एलिजिबल एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट और नॉट। क्या ये चीज एलिजिबल है या नहीं, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वो चीजें स्ट्राइक हुई हैं तो आप लिख सकते हो कि नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है ये चीजें करने के लिए एलिजिबल नहीं है एज पर दिस शेड्यूल, एज पर दैट शेड्यूल। याद रखने के लिए ये मैंने एक छोटी सी आपको ट्रिक बता दी कि शेड्यूल 1 में कंपैरेटिवली छोटे ऑफेंसेस हैं शेड्यूल 2 के कंपैरिजन में। तो अगर कोई भी ऑफेंस आपको बहुत ही बड़ा लगे तो फिर आप कहीं पे भी वहां पे मेंशन कर सकते हो कि शेड्यूल 2 का है। अदरवाइज अगर आप श्योर नहीं हो तो शेड्यूल मेंशन मत करना। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आपके एमसीक्यू में या आपके फिल इन द ब्लैंक्स में कि ये ऑफेंस जो है, ये ऑफेंस हुआ है बाय अ कॉस्ट ऑडिटर, तो ये कवर्ड है कौन से शेड्यूल में। तो उस तरीके के क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली आपसे शेड्यूल ही पूछा जाएगा। सो मेक श्योर कि आप एक बार ये सारे के सारे ऑफेंसेस अच्छे से रीड कर लो एंड जितने भी हो सके मैक्सिमम आपको रिटेन रहे, राइट। कुछ पेनल्टीज इफ आई टॉक अबाउट आपके इसमें स्टडी मटेरियल में कुछ पेनल्टीज दी हुई हैं यहाँ पे सेक्शन 24, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 447, 448, ये बहुत सारी जो है यहाँ पे आपकी पेनल्टीज दी हुई हैं। ये सारी पेनल्टीज आपने सिर्फ एक बार रीड कर लेनी है। मैंने यहाँ पे नोट्स में ये पेनल्टीज मेंशन नहीं करी हैं जस्ट बिकॉज दे रेयरली गेट आस्क्ड इन द एग्जाम्स। रेयरली कभी एग्जाम में ये पूछी जाती है, अदरवाइज ये आज तक के ट्रेंड को अगर मैं देखूँ तो ये ज़्यादा नहीं पूछी जाती। एंड यू नो दैट द इंस्टीट्यूट एंड द क्वेश्चन पेपर इज वेरी अनसर्टेन, बट मैं अगर एक ओवरऑल जनरल एनालिसिस करूं पास्ट पेपर्स की तो ये सब चीज़ें कभी भी ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। बट अगर आपने सारे पेनल्टीज पढ़नी है तो पेनल्टीज सिंपली दी हुई है कि अगर आपने ये किया तो आपको
इस सेक्शन के अंतर्गत आपका इतना फाइन है एंड इतना, अगर कोई इम्प्रिजनमेंट है या कोई बैन है तो वो इतने टाइम का है, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पेनल्टीज लिखी हुई हैं। इफ यू वांट टू रीड देन यू कैन ऑब्वियसली रीड इन योर स्टडी मटेरियल्स, बट आई पर्सनली फाउंड देम फॉर नो सच बिग इम्पोर्टेंस टू अटैच हियर एंड नोट्स की मैं थोड़ा लेंथ बढ़ाऊं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको लिख के दिया है कि आपके स्टडी नोट नंबर 3 में कुछ पेनल्टीज हैं, बट ये कभी भी एग्जाम में मेरे हिसाब से तो नहीं पूछी जाती। तो हार्डली कभी चांस होगा कि इक्का दुक्का कुछ पूछ ले, एंड दैट टू फॉर हार्डली 1, 2 या 3 मार्क्स। तो लर्न आपने नहीं करनी है, बट आप श्योरली चाहो तो आप इनको अपने स्टडी मटेरियल से रीड कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए। ये एक चीज है, ये छोटी सी चीज आप देख लीजिए एक बार, कि कोई भी मिसकंडक्ट अगर आपने किया है शेड्यूल वन से रिलेटेड अगर आपने कोई भी काम है जो आपने ऐसा किया है जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो फिर वो सारे के सारे मिसकंडक्ट शेड्यूल 1 के आप कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करते हो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, जो कि क्या कर सकते हैं, रेप्रीमांड द मेंबर। रेप्रीमांड मतलब कि आप अपने मेंबर को जो है वो सस्पेंड कर सकते हो, उसका नेम रिमूव कर सकते हो फॉर 3 मंथ्स। अगर कोई छोटा शेड्यूल है, छोटा आपने कोई ऑफेंस किया है शेड्यूल 1 के, मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिवली स्मॉलर ऑफेंसेस एज कम्पेयर टू द शेड्यूल 2 ऑफेंसेस, तो इसीलिए आप 3 मंथ्स के लिए आप मेंबर का नेम जो है वो रिमूव कर सकते हो। मैक्सिमम फाइन इसमें 1 लाख रुपीज का लगता है। शेड्यूल 2 की अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल 2 में आप कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर होती है डिसिप्लिनरी कमेटी को, यहाँ पे परमानेंटली नेम जो है वो रिमूव हो सकता है मेंबर का, एंड फाइन जो है वो मैक्सिमम आपका 5 लाख रुपीज का है। वहां पे 1 लाख रुपीज का, यहाँ पे 5 लाख रुपीज का। शेड्यूल 1 में अगर होता है तो कंप्लेंट किसको देते हैं आप, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, एंड अगर शेड्यूल 2 का होता है तो डिसिप्लिनरी कमेटी को। ठीक, 1 लाख का फाइन है, छोटे ऑफेंसेस है तो इसलिए जो नेम है वो भी रिमूव होगा ओनली फॉर 3 मंथ्स। एंड शेड्यूल 2 में बिगर ऑफेंसेस है, इसीलिए शेड्यूल 2 के मिसकंडक्ट के लिए जो है आपका नेम परमानेंटली भी रिमूव हो सकता है। चलिए, देन वी हैव द शेड्यूल्स टू द एक्ट। अब ये यहाँ पे मैंने शेड्यूल्स जितने भी हैं यहीं पे मैंने अटैच कर दिए हैं। एक एक करके सारे शेड्यूल्स को पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि शेड्यूल्स में क्या क्या दिया गया है। ठीक, चलिए। सबसे पहले ये है आपका फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1। फर्स्ट शेड्यूल सबसे पहले पढ़ते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या है। मिसकंडक्ट्स हैं यहाँ पे। कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्या क्या नहीं करेगा, वो किसी भी और पर्सन को अलाउ नहीं करेगा कि उसके नेम में एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट वो जो है अपॉइंट हो जाए, अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड इज इन पार्टनरशिप विद और एम्प्लॉयड बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब आप किसी को भी अपना नाम यूज करने नहीं दोगे। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो आप अपना नाम किसी और को भी यूज करने नहीं दोगे कभी भी। यही यहाँ पे है कि आप अपना नाम कभी भी किसी को यूज करने नहीं दे सकते हो, बिकॉज अगर आपने अपना नाम यूज करने के लिए दिया तो एक तरीके का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो आप किसी और को भी अपना नहीं दे सकते हो नाम प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, इसके बाद है कि आप कभी भी पे नहीं कर सकते हो, या फिर कभी भी आप पे नहीं करोगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट जो भी होगा आपको प्रोफेशनल वर्क में अपने मेंबर्स के अलावा किसी के साथ, या फिर किसी रिटायर्ड पार्टनर के साथ, या फिर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर। मतलब कि आप अपने पार्टनर्स जो है मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, जैसे कि अगर आपकी एक सीएमए फर्म है उसके अलावा किसी भी और इंसान के साथ, किसी भी पर्सन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन वगैरह आप नहीं इंडल्ज होगे, कोई भी कमीशन वगैरह आप नहीं लोगे। जनरली क्या होता है, जैसे लीगल फीस वगैरह है, आपने कोई फी अगर ली है अपने किसी काम करने के लिए, कोई भी काम अगर आपने किसी क्लाइंट का किया उसके लिए आपने फी ली है, तो वो फी कंप्लीटली आपकी। अगर किसी के साथ आपने उसमें से प्रॉफिट शेयर किया है तो दैट इज प्रोहिबिटेड। आप उसमें से प्रॉफिट शेयर या कमीशन बेसिस पे कॉस्ट अकाउंटेंट्स डू नॉट वर्क, तो इसीलिए वो चीजें आप नहीं करोगे। ठीक है, आप खुद किसी को नहीं दोगे, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उसी तरीके से आप किसी से एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कोई भी कमीशन या कोई भी प्रॉफिट का पार्ट आप खुद किसी को दोगे भी नहीं और किसी से लोगे भी नहीं। किसी भी पार्टनरशिप में आप नहीं आओगे किसी भी पर्सन के साथ अदर देन अ कॉस्ट अकाउंटेंट। सीएमए फर्म है तो आप सीएमए पार्टनर हो तभी आप खोलोगे, अदर देन अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप किसी के साथ आओगे भी नहीं प्रैक्टिस में। ठीक है, एंड डाटा भी रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 4। क्वालिफिकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब कि बाहर का कोई इंसान है तो उस पार्टनरशिप के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो क्वालिफिकेशन दी है, अनलेस एंड अनटिल वो क्वालिफिकेशन हो तब तक आप पार्टनरशिप नहीं करोगे।
ठीक है, सिक्योर्स नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ सच कॉस्ट अकाउंटेंट। आप अपना कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस वगैरह है वो किसी भी और इंसान के साथ नहीं शेयर करोगे। ठीक है, सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर्स। हाँ ये देखो, एक ये चीज भी आप देखो, सॉलिसिट मतलब पब्लिसाइज नहीं करोगे आप अपना कोई भी काम पब्लिसाइज नहीं करोगे किसी भी एडवर्टीजमेंट में या कुछ भी ऐसे करके। कोई भी कम्युनिकेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप नहीं करोगे। कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, किसी भी और तरीके से, मतलब कि आपने किसी क्लाइंट, आपके पास कोई क्लाइंट है तो उसकी पब्लिसिटी आप इस तरीके से नहीं। आपने कभी भी देखा है कि किसी भी न्यूज़पेपर में किसी सीएमए फर्म के बारे में बोला है कि अरे आपको पता है कि उसका वो इसका क्लाइंट है या वो उसका क्लाइंट है या फिर इसके पास ये क्लाइंट्स हैं। तो आप इस तरीके से अपने प्रोफेशनल वर्क की कोई भी पब्लिसिटी नहीं करोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कैसे भी आप किसी भी एडवर्टीजमेंट में कहीं से भी कहीं तक आप नहीं कर सकते हो। ठीक, देन वी हैव, लेकिन इसी में आप देखो प्रोवाइडेड क्या लिखा है कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई टेंडर मिला है, किसी गवर्नमेंट कंपनी ने बोला है कि हमें कॉस्ट ऑडिटर चाहिए, उसके लिए आपने अपना एडवर्टीजमेंट दो, आप वो चीज फिल कर दो। कोई फॉर्म दिया है, वो फॉर्म फिल करने को अगर आपसे बोला गया है तो उस फॉर्म को अगर आप फिल करते हो, टेंडर फिल कर रहे हो कोई गवर्नमेंट का या फिर किसी भी चीज का, अगर वहां पे आपने कोई भी चीज दी है तो उसको हम ये नहीं मानेंगे कि आपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट किया है या फिर वो आपने ऐड दिया है। ठीक है, उसको हम ऐड नहीं मानेंगे। और टेंडर या इंक्वायरी अगर आप कोई भी रेस कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस के लिए कोई भी टेंडर या इंक्वायरी रेज हुई है और आप वो फिल कर रहे हो, उसके रिस्पॉन्स पे अपना रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो फिर वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। आपने कोई भी एडवर्टीजमेंट डेजिग्नेशन अदर देन कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं लगानी। अगर आप सीएम में हो तो आपने सिर्फ सीएम में ही लगाना है, बाद में डॉक्टर सीएम में ऐसे करके आपने कोई भी चीज नहीं लगानी। ठीक है, देन पार्ट टू ये है, ये अभी तक जो भी हमने पढ़ा ये पार्ट वन का था, शेड्यूल वन में ही है, ये भी शेड्यूल वन में ही है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट के रिलेशन में, इन सर्विस, सर्विस में जो है मतलब जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। सेम वही है, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी शेयर प्रॉफिट्स वगैरह में आपने नहीं इंडल्ज करना है, कोई भी फी प्रॉफिट का पार्ट आपने नहीं लेना है अलग से। ठीक, पार्ट थ्री, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। जनरली आपने क्या क्या नहीं करना, बेसिकली वही है कि आप प्रैक्टिस में हो या नहीं हो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आप माने जाओगे। अगर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं हो, मतलब कि आप सीएम में नहीं हो पर आप सीएम में बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, आप बाहर सबको बोल रहे हो कि हाँ आप क्वालिफाइड सीएम में, पर आप सीएम में हो ही नहीं, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई भी चीज आपने ऐसी इंफॉर्मेशन आपने किसी को भी सप्लाई नहीं करनी है जो कि इंस्टीट्यूट ने प्रोहिबिट करी हुई है। ठीक है, और प्रोफेशनल वर्क अगर आप किसी भी और टेंडर्स वगैरह से ले रहे हो तो फिर इंफॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हो वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो झूठी नहीं होनी चाहिए। कोई भी टेंडर आप फिल कर रहे हो, कोई भी रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, तो कोई भी चीज जो है वो कभी भी झूठी, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं आपने देनी। ठीक, अदर मिसकंडक्ट, जनरली कोई और मिसकंडक्ट कैसा है, held to be guilty by a civil or criminal court for an offence which is punishable with imprisonment for not exceeding 6 months. आपने members of the institute within practice shall be deemed to be guilty of other misconduct. आप other misconduct के लिए deemed to be guilty होगे अगर आपने किसी भी ऐसे offence के लिए आप जेल गए हो for not exceeding 6 months. ठीक, देन अगर आपके कोई भी ऐसे एक्शन से अगर काउंसिल जो है वो इस बात के लिए अपना ओपिनियन फॉर्म करती है कि आप जो है प्रोफेशनल वर्क जो है वो ठीक से नहीं कर रहे हो, रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क हो या ना हो, पर अगर आप इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन जो है वो खराब करने में लगे हो तो भी आप मिसकंडक्ट के लिए एलिजिबल हो, आपको बोल दिया जाएगा कि आप भैया कर रहे हो मिसकंडक्ट। ठीक, आ जाओ अब सेकंड शेड्यूल पे आते हैं। सेकंड शेड्यूल में थोड़ी सी बिगर ऑफेंसेस है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, आप कोई अगर सीएम में नहीं है तो आप उसको अपना नेम प्रैक्टिस करने को नहीं दोगे, आप कोई भी शेयर नहीं लोगे प्रॉफिट में। क्वेश्चन आ सकता है कि एक सर्विस रेंडर करी है किसी ने, उसने कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ अपना शेयर इन प्रॉफिट शेयर कर लिया है, अब आप बताओ कि क्या ये मिसकंडक्ट है या नहीं। तो हाँ जी बिल्कुल मिसकंडक्ट है, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर नॉट allowed to accept any kind of a share in profits or anything, and they are not even allowed to provide
आप ना ही एक्सेप्ट कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ना ही आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। प्लस आप अपना नाम किसी को यूज़ करने को नहीं दे सकते, आप क्लाइंट्स को सॉलिसिट करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स नहीं दे सकते न्यूज़पेपर में या कहीं भी। आप सीएमए के अलावा और कोई डिग्री नहीं लगा सकते हो, आप सीएमए होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो। पर हाँ, अगर आपने टेंडर्स वगैरह के लिए रिप्लाई में अगर आपने कोई चीज़ भरी है, इंक्वायरी करी है, तो फिर आपको मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे ऑफेंसेस जो है वो आपके शेड्यूल 1 में दिए गए हैं। शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस एक बार देखते हैं। इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, शेड्यूल 2, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने दी है, डिस्क्लोज करी है आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपने अपने प्रोफेशनल वर्क में दी थी, तो फिर वो आपका मिसकंडक्ट है। हमने हमेशा पढ़ा था, हमने जो अभी ये वो पढ़े थे अपने प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स सबसे पहले, उसमें भी हमने देखा था क्या था, आई सी कॉप, जिसके अंदर जो सी कॉन्फिडेंशियलिटी था, उसके अंदर हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर हमने यहाँ पे हटा दिया है, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जो हमें क्लाइंट्स की मिली थी वो हमने डिस्क्लोज कर दी है, तो ये बहुत ही बड़ा ऑफेंस है, तो ये सेकंड शेड्यूल में आएगा। ठीक है, अपने नाम में अगर आपने कोई भी ऐसी करी है सबमिट, आपने किसी भी ऐसी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर दिया है जो कि आपने कॉस्ट ऑडिट करी ही नहीं है। बहुत बार होता है जनरली आपने कॉस्ट ऑडिट करी नहीं है, पर क्योंकि आप कॉस्ट ऑडिटर हो, आपने किसी ने आपको बोला, आपने अपनी साइन लगा दी, तो वो आपने नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल आपकी फर्म थी और आपके किसी और पार्टनर ने अगर करा है, कॉस्ट अकाउंटेंट कोई और था, प्रैक्टिस में आपकी फर्म है, अनलेस एंड अनटिल वैसा कोई सीन है। उसके अलावा अगर आपने कभी भी कर दिया है कॉस्ट अपने साइन, दैट इज ऑल्सो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अपना नाम यूज करने को किसी भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन में आपने दिया है तो वो भी गलत है। अपना ओपिनियन आपने दिया है एक ऐसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स पे, ऐसे कॉस्टिंग पे, ऐसे प्राइसिंग स्टेटमेंट्स पे आपने अपना ओपिनियन दिया है जहाँ पे आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, तो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। इसका एक केस, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं हूँ एंड मेरी कोई डॉटर है या मेरा कोई सन है, उसने कोई फर्म खोली है और मेरे को बोल दिया गया है कि मैंने उसकी कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर कमेंट देना है एंड मैंने उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करी है एंड अपने ओपिनियंस दिए हैं अपने डॉटर या अपने सन की फर्म के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल इंटरेस्ट है, वो एक रीजन ऑफ डाउट है कि वो सही भी होंगे या नहीं होंगे, तो वो भी एक तरीके से रीजन ऑफ डाउट में हमेशा ही आ जाएगा। तो ये वही चीज कह रहा है कि अगर आप एक इंटरेस्टेड पार्टी हो, आप कहीं ना कहीं से रिलेटेड पार्टी हो, तो अगर आपने कोई भी कॉस्टिंग पे, प्राइसिंग चीजों पे अगर आपने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, तो वो भी पर्सनल मिसकंडक्ट का पार्ट माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे प्राइसिंग में या फिर किसी भी चीज़ में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिली थी पर हमने वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमने वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी, हमने कोई मटेरियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं करी, हमने ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म नहीं किया, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी चाहिए थी वो हमने नहीं प्रोवाइड करी, कोई भी मटीरियल डिपार्चर अगर होना था जनरली एक्सेप्टेड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स का, अगर हमने कोई भी कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करे हैं एंड कॉस्ट अकाउंटेंट ने उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं करी, तो वो भी एक मिसकंडक्ट है। और अपने क्लाइंट से कोई भी जो पैसा वगैरह है, आपने एक्स्ट्रा कोई पैसा लिया है, कुछ भी किया है, तो दैट इज ऑल्सो अ मिसकंडक्ट। देन ये कुछ पार्ट 2 के कुछ एक्स्ट्रा अदर मिसकंडक्ट्स हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। जनरली कि आपने कोई भी इस प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट किया है, एम्प्लॉय होने के साथ साथ आपने कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज कर दी है, कोई भी अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई भी कैश का, कोई भी पैसों का हेर फेर किया है। अदर मिसकंडक्ट में यही है कि कोई भी प्रैक्टिस में हो या नहीं हो, आपने कोई भी ऐसा काम किया है जो कि आप गिल्टी हो बाय सिविल और क्रिमिनल कोड फॉर एन ऑफेंस जो कि एक्सीडिंग 6 मंथ्स के लिए है, आप गिल्टी, तो आप सेकेंड ऑफेंस में आओगे। अगर आप नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स के लिए इम्प्रिजनमेंट में थे फॉर एनी काइंड ऑफ अ वर्क फॉर सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, तो आप हो फर्स्ट ऑफेंस में, बट अगर फॉर मोर देन 6 मंथ्स है तो आप हो सेकेंड ऑफेंस में। ठीक, एंड विद दिस ये यहाँ पे हमारे सारे जो हैं कंप्लीट होते हैं नोट्स। चैप्टर 3 इतना ही है एंड इन्हीं चीज़ों का है बस हमारा चैप्टर 3। बेसिकली इसके अंदर आपने यही ध्यान रखना है कि जो छोटे ऑफेंसेस है, आपने अपना नाम यूज़ करने को दे दिया या फिर कुछ ऐसे काम कर दिया, आपने एडवर्टीजमेंट दे दी, तो ये सब आपके फर्स्ट शेड्यूल में आएंगे। सेकेंड शेड्यूल में आपके पास आएंगे कि आपने किन किन तरीकों से जो है कैश की, अगर आपने कोई भी गड़बड़ कर दी है, किसी ऐसी रिपोर्ट पर साइन कर दिया है जो आपने ऑडिट ही नहीं करी है, या फिर आप 6 मंथ से ज़्यादा किसी भी सिविल कोर्ट या फिर
किसी भी क्रिमिनल कोर्ट से आप इम्प्रिजनमेंट में थे, आपने कोई भी मिसकंडक्ट किया है, किसी भी तरीके से प्रोफेशनली आपने बिहेव नहीं किया, कोई भी और प्रोविजन कॉन्ट्रावीन किया है इस एक्ट का, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। एंड आज हमने चलो सक्सेसफुली चैप्टर 3 अपना रिवाइज करा है। टाइम बहुत ही कम है, टाइम जितना भी हो हमेशा ही कम रहता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, बिकॉज भर भर के हमारा सिलेबस है। एंड हर चीज़ को रिवाइज करने के साथ साथ हमने काफ़ी बार इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट। So, all the very best to all of you. Give 100% and leave the rest on God. सब बहुत अच्छा होगा, don't worry about it. As usual, you know कि ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे व्हाट्सएप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है व्हाट्सएप का, आप वो व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए ग्रुप 4 जितने भी हैं फॉर अपकमिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ये ग्रुप 4 के लिए एक ग्रुप भी है जहाँ पे डेली अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ। तो जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं आपको उस ग्रुप का भी लिंक दूंगी एंड यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप एज वेल फॉर कीपिंग योर सेल्फ अपडेटेड। एंड always and always give your best, mug up yourselves. All the very 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 best to all of you. All my best wishes are always with you all. कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। एंड आई विल सी यू ऑल सुपर सून। आई विल ट्राई टू पुट एज मच ऑफ रिविजन lectures as I can for particularly this subject and for the other subjects as well. And till then, please do subscribe the channel and do share it with all your fellow CMA friends. अगर आपको इस वीडियो से कोई भी ज्ञान की बात मिली है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, पढ़ाई करने का तरीका कुछ आपको जो है शॉर्ट में सब समझ में आ गया है, ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट करें, तो अपने बाकी फेलो CMA फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर चैनल शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन। बाय बाय।